नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। मोदी को हराने के लिए एकजुट हुए स्पेशल 26 का कॉन्फिडेंस अब हिल रहा है। सोशल मीडिया पर तो जीतेगा इंडिया बहुत वायरल किया जा रहा है, लेकिन इंडिया के छत्रप अपने क्षेत्रों में पसीने पसीने हो रहे हैं। अखिलेश यादव के पास भले ही हर तरह का प्रधानमंत्री हो, लेकिन उनका एक एक विकेट रोज चटक रहा है। बहुत जल्द उनके दो कद्दावर नेता साइकिल से उतरकर डबल इंजन की गाड़ी पर बैठने वाले हैं। नीतीश कुमार को सारे साथी छोड़ गए, अब उनके सांसद भी पाला बदलने की जुगाड़ में हैं। नीतीश सबको बुलाकर पर्सनल टच दे रहे हैं, लेकिन बॉडी लैंग्वेज से मैसेज क्लियर है। खबर तो यहां तक उड़ रही है कि खुद नीतीश कुमार एनडीए में वापसी का चांस तलाश सकते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में मिलाकर 120 सीटें हैं, जिन पर मोदी विरोधियों में खलबली मची हुई है। उधर मध्य प्रदेश में अमित शाह फुल एक्शन में आ गए हैं। शाह की एंट्री से ही कमलनाथ का खेमा हड़बड़ा गया है। टीम मोदी में एकाएक ये करंट कैसे दौड़ गया? विरोधी एकदम से क्यों पस्त होने लगे? अखिलेश, नीतीश, राहुल पर उनके सहयोगी भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? 2024 से पहले सारा घटनाक्रम क्यों बदल रहा है? इस रिपोर्ट में देखिए। भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ 318 पर जाती हुई हमें दिखाई दे रही है। एनडीए 300 के पार साफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जब से नंबर 318 आया है, तब से स्पेशल 26 में हलचल क्यों मची है? क्या यह कंफर्म हो गया है 24 मोदी ही जीतेंगे? इंडिया वाले 200 भी पार नहीं कर पाएंगे? इंडिया टीवी सीएनएक्स के सर्वे के रुझान तो यही कह रहे हैं। इस वक्त सबसे ज्यादा बात महंगाई की हो रही है, सबसे ज्यादा बात मणिपुर की हो रही है। बावजूद सर्वे के नतीजे बता रहे हैं कि जनता के दिमाग में मोदी चल रहा है। सबसे हैरान करने वाला सर्वे का रुझान यूपी का है, जहां 2019 का रिकॉर्ड भी टूटता नजर आ रहा है। आपने 70 का आंकड़ा दिया था, तो 70 पर बीजेपी पहुंचती दिखाई दे रही है। सबका मानना यह था कि 14 से 19 के तो ऊपर जाना ही चाहिए भाजपा को। जो 62 सीटें 19 में मिली थी, उसमें 8 सीटें जोड़ सकती है भाजपा। 70 अपनी जीत सकती है उत्तर प्रदेश में। समाजवादी पार्टी 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी 2 सीटें। सोचिए, यूपी में अखिलेश, राहुल और जयंत भी साथ आकर 10 सीट नहीं जीत पा रहे हैं। यूपी में ऐसा क्या हो रहा है जिससे मोदी की सक्सेस रेट न थमी है न कम हुई है, बल्कि इसकी रफ्तार और तेज हुई है? इसका जवाब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है। रिपोर्ट बाद में जब आई तो उत्तर प्रदेश के डाटा जब कैप्चर होने प्रारंभ हुए थे, तो उत्तर प्रदेश के जो डाटा थे बहुत अच्छे थे और नीति आयोग ने भी इस बात की प्रशंसा की थी। तब हम लोगों को इस बात का एहसास हुआ था कि उत्तर प्रदेश वास्तव में संभावनाओं वाला प्रदेश ही नहीं, बल्कि नसीम संभावनाओं को अगर हम जमीनी धरातल पर उतार देंगे तो यह प्रधानमंत्री जी के उस विजन के अनुरूप भारत की इकोनॉमी के ग्रोथ इंजन बनने की सामर्थ्य उत्तर प्रदेश रखता है। उस ग्रोथ इंजन के रूप में डाटा कैप्चर आज की आवश्यकता है, और इसी दृष्टि से इस कमांड सेंटर को आज यहाँ पर प्रारंभ किया जा रहा है। तो स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश पिछले 6 वर्ष में बीमारू राज्य की श्रेणी से उभरा है। उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणा बदली है। इस परसेप्शन को बदलने में प्रयास प्रारंभ हुए हैं। याद रखना, जब हम केवल परिक्रमा में विश्वास करते हैं तो सबसे पीछे की श्रेणी में वह विभाग या राज्य खड़ा होता है। जब पुरुषार्थ पर विश्वास करते हैं तो पुरुषार्थ हम सबको परिश्रम के साथ जोड़ करके अग्रणी राज्यों की श्रृंखला में खड़ा करता है, और उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर विकास के ग्रोथ इंजन बनने के जिस सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ रहा है। यूपी में बीजेपी का स्कोर क्यों बढ़ रहा है? इसके पीछे मोदी का दिमाग और योगी का काम दिख रहा है। मसलन लॉ एंड ऑर्डर पर भरोसा बढ़ा, बुलडोजर फॉर्मेट से पहचान बनी है। जब हाईकोर्ट के जस्टिस अगर कानून व्यवस्था के लिए योगी के बुलडोजर फॉर्मूले का एग्जाम्पल देने लगे, तो जनता के बीच इस ट्रस्ट को समझना मुश्किल नहीं है।
इसके बाद यूपी के लोगों को विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर होते दिख रहा है, राम मंदिर बन रहा है, चुनाव से पहले तैयार हो जाएगा। इससे भी बड़ा मैसेज जाएगा। पसमानदा मुसलमानों और मुस्लिम महिलाओं के प्रति मोदी योगी की नीति मुस्लिमों को नजदीक लाने की कोशिश है। धर्म जात से उठकर बिना भेदभाव के सरकारी योजना का लाभ पहुंच रहा है। मोदी योगी की जोड़ी के सामने INDIA अलायंस में यूपी में तो कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा है। हालांकि अखिलेश यादव दावा तो कर रहे हैं कि INDIA में ताकत बहुत है, कई चेहरे हैं, लेकिन सर्वे का रुझान बता रहा है कि मोदी के सामने कोई चेहरा नहीं है। हम पे तो इतनी चॉइस है। आपको महिला प्रधानमंत्री चाहिए तो महिला प्रधानमंत्री आपको मिलेगी, आपको बुजुर्ग प्रधानमंत्री चाहिए तो बुजुर्ग प्रधानमंत्री मिलेंगे, आपको नए प्रधानमंत्री चाहिए तो नए प्रधानमंत्री मिलेंगे। क्या चाहिए आपको तो सर वैसे नाम बता। और बीजेपी में कोई चॉइस नहीं है, सोचो आप। आपकी तरफ से बीजेपी में क्या चॉइस? बीजेपी में कोई ऑप्शन हो तो बताओ। हम पे तो कितने ऑप्शन है। पश्चिम में न तो जयंत कुछ गुल खिला पा रहे हैं, न पूर्वांचल में, न ही मायावती का जोर नजर आ रहा है। पिछली बार पूर्वांचल से BSP को 6 और सपा के खाते में 1 सीट थी। पूर्वांचल में 29 सीटें हैं, यूपी का सबसे बड़ा हिस्सा, और ये एक तरफा स्वीप भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हमारे सर्वे में ये हमें मालूम पड़ा 28 सीटें पूर्वांचल की जीत सकती है बीजेपी अपने साथियों के साथ। इसमें बीजेपी के सहयोगी दल भी हैं, अपना दल भी इसी में है, निषाद पार्टी भी इसी के अंदर है, सुभाषपा ओम प्रकाश राजभर की पार्टी भी इसी के अंदर है, और समाजवादी पार्टी को 1 सीट यहां से हासिल होती हुई हमें दिखाई दे रही है। तो 28 के सामने 1 सीट। पूर्वांचल पूरी तरीके से बीजेपी के साथ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यकीनन ये आंकड़े न अखिलेश को पसंद आएंगे न मायावती को, लेकिन इसके पीछे टीम मोदी की सोशल इंजीनियरिंग है, जिसमें पिछली बार वो मात खा गई थी। लेकिन इस बार बीजेपी ने उसी वीक पॉइंट को स्ट्रांग बना लिया है। सबसे सॉलिड सैंपल ओम प्रकाश राजभर हैं, जो अखिलेश के साथ थे, अब वो मोदी योगी की टीम में आ गए हैं। पूर्वांचल की जौनपुर, घोसी, लालगंज, गाजीपुर, अंबेडकर नगर, सलेमपुर, आजमगढ़, बलिया की सीटों को बीजेपी हमेशा मुश्किल मानती है। राजभर समाज के मतदाता घोसी, गाजीपुर, लालगंज और सलेमपुर में सियासी गणित बिगाड़ सकते हैं। पूर्वांचल में 21 जिले और 26 लोकसभा सीटें आती हैं। पिछली लोकसभा चुनाव में पूर्वांचल की गाजीपुर, घोसी और जौनपुर सीट पर बीजेपी को हार मिली थी। तीनों सीटों पर सपा बसपा गठबंधन ने जीत का परचम लहराया था, तो इसमें राजभर ओट ने बड़ी भूमिका भी निभाई थी। यही नहीं, बीजेपी लगातार समाजवादी पार्टी के भीतर सेंध लगा रही है। अभी कुछ दिन पहले कई समाजवादी पार्टी के लीडर ने बीजेपी ज्वाइन किया है। अब एक खबर पूजा पाल और इंद्रजीत सरोज को भी लेकर चल रही है। ये लोग भी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। यूपी की सियासत में ये उठापटक चल रही है और हवा बीजेपी की तरफ बता रही है। इंडिया टीवी CNX का सर्वे भी तो यही इशारा कर रहा है। बिहार में कुल 40 लोकसभा सीटें हैं और इन 40 लोकसभा सीटों में किसे कितनी सीट मिल सकती हैं? ओपिनियन पोल क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि एनडीए को 24 सीट मिल सकती हैं, जबकि इंडिया के खाते में कुल 16 सीट जा सकती हैं। पिछली बार के चुनावों में जेडीयू एनडीए के साथ थी, 39 सीटें एनडीए ने जीती थी, लेकिन इस बार जेडीयू इंडिया के साथ है। बहुत ज्यादा कमाल इंडिया कर पा रही है। बिहार में ऐसा नहीं कहा जा सकता। 16 सीटें इंडिया जीत सकता है, जबकि एनडीए के खाते में 24 सीटें आ सकती हैं। सर्वे में एनडीए की सीट भले घट रही है, बिहार में बीजेपी की इंडिविजुअल सीट बढ़ती दिख रही है, और इस बात से सबसे ज्यादा परेशान जेडीयू आरजेडी दिख रही है। एक दिन पहले रात को इंडिया टीवी CNX का सर्वे आया। दूसरे दिन पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक अड़े मार्ग आवास पर गाड़ियां नजर आने लगी। कहा जा रहा है नीतीश कुमार को 24 की चिंता सता रही है। कहां मोदी को हराने चले थे, मोदी अब 318 पार करते नजर आ रहे हैं। इसीलिए बिहार की ग्राउंड रिपोर्ट नीतीश ले रहे हैं। इसलिए आज विधायकों को अपने घर बुलाया। वैसे कहा तो ये जा रहा है कि नीतीश 24 को लेकर फीडबैक ले रहे हैं। जमीन पर क्या चल रहा है वो समझ रहे हैं। पार्टी नेताओं का मूड भांप रहे हैं। लेकिन बीजेपी कह रही है पार्टी में फूट हो रही है। तेजस्वी के लिए जेडीयू का मैदान छोड़ने वाली बात रास नहीं आ रही है। नाराजगी है, इसीलिए सबको साथ रखने की कोशिश में है। इससे पहले 2 जुलाई को नीतीश ने सांसदों से 1-to-1 बात की थी। नीतीश कुमार घबराए हुए हैं। जिस नीतीश कुमार ने आज तक कभी विधायकों से एक विधायक से मिलकर बातचीत नहीं की, तो 13-14 साल के बाद पहली बार एक विधायकों को बुलाकर बात कर रहे थे।
कभी पूर्व विधायकों की बैठक नहीं बुलाई, उनकी बैठक बुला रहे हैं, तो घबराए हुए हैं। क्योंकि जदयू का कोई भी विधायक, सांसद या वर्तमान या पूर्व, वो तेजस्वी को सीएम स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं, उत्तराधिकारी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो रिवोल्ट का खतरा है, विद्रोह का खतरा है, इसलिए वो लोगों के घर जा रहे हैं। अभी देखा कि आज तक कभी किसी मंत्री के यहाँ नहीं गए, लेकिन विजय चौधरी जी के यहाँ गए, विजेंद्र यादव के यहाँ गए, अशोक चौधरी के यहाँ गए। तो भाई मुख्यमंत्री भी आप हमेशा जाते रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आज तक आप किसी मंत्री के घर नहीं गए शादी विवाह या वैसे अवसरों को छोड़कर। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि वो घबराए हुए, कि पार्टी में नाराजगी बढ़ती जा रही है, कोई टूट ना हो जाए, उसी को रोकने के लिए सारा प्रयास उनका है। नीतीश परेशान दिख रहे हैं, बीजेपी खुश हो रही है। बीच बीच में रामदास अठावले जैसे नेता नीतीश को एनडीए में लौटने की सलाह देकर बिहार की पॉलिटिक्स को और गर्मा दे रहे हैं। नीतीश कुमार हमारे है, नीतीश कुमार कभी भी हमारे पास आ सकते हैं। और नीतीश कुमार मतलब पहले उधर से इधर आए थे, अभी इधर से वहाँ चले गए हैं। लेकिन एक बात मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि जो बेंगलोर की मीटिंग में जो इंडिया जो नाम दे दिया है अपोजिशन को, वैसा राहुल गांधी के दिमाग में कभी क्या आएगा मालूम नहीं है। रामदास अठावले ने ये बात क्यों कही, खुद से कही या किसी के डायरेक्शन पर कही, लेकिन बिहार बीजेपी के नेता तो कह चुके हैं कि नीतीश से दोस्ती का तो सवाल ही नहीं। पता चल रहा है ना कि चुनाव आने वाला है। पिछले 4 वर्षों से नीतीश जी को याद नहीं था कि उनके पूर्व विधायक हैं, पूर्व सांसद हैं। अब सब याद आएगा उनको, अब चिंता मत कीजिए, क्योंकि यादाश्त तो चली गई थी, अब धीरे धीरे यादाश्त आने का प्रयास करेंगे वो। और आरजेडी सर ईडी के डायरेक्टर पर सवाल खड़े कर रही है, केंद्र सरकार किसी मंशा के तहत। देखिए, जो भ्रष्टाचारी हैं उनको कष्ट होना है, जो भ्रष्टाचार किए ही नहीं तो उनको क्या कष्ट होना है। भ्रष्टाचार में लिप्त जो पार्टियां हैं उनको कष्ट होना ही है। ममता बनर्जी के भतीजे का नाम मेंशन किया ईडी ने चार्जशीट में, बंगाल में जो शिक्षक घोटाला हुआ। अब स्वाभाविक है, आप देख लीजिए कि बंगाल को लूटने का काम ममता बनर्जी की सरकार ने किया। जो दोहन कम्युनिस्टों ने नहीं किया था, उससे अधिक दोहन ममता बनर्जी की सरकार ने किया। मोदी पर आक्रमण के लिए विपक्षी अलायंस ने इंडिया नाम रखा, मणिपुर को सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया। नीतीश लालू सबने 2 दिन के लिए अपनी टीम भेज दी। बावजूद इसके सर्वे कह रहा है 24 में मोदी आ रहे हैं। यही बात नीतीश एंड लालू को परेशान कर रही है। ऐसे समय में जब देश भर के सभी धर्मनिरपेक्ष और सामाजिक न्याय में विश्वास करने वाले, देश की एकता, अखंडता, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को मानने वाली पार्टियां हम सब इकट्ठे हो रहे हैं। इंडिया भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का सफाया तय है। निकट भविष्य में महाराष्ट्र में हम लोग फिर जुटने वाले हैं और इसमें आगे की रणनीति को तय करें। नीतीश लालू जितना ही दीदी परेशान है, भतीजे का करप्शन, मोदी सरकार का एक्शन गले की फांस बन गया है। 24 में बंगाल में कितनी सीट आएगी, उससे कहीं ज्यादा दीदी ये सोच रही हैं ईडी और सीबीआई कैसे नहीं आएगी। इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनने की सबसे बड़ी वजह ये है। तृणमूल कांग्रेस 42 सीटों वाला पश्चिम बंगाल, बीजेपी यहां बढ़ रही है या घट रही है? ममता बनर्जी ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है? आपके सामने वोट शेयर आने जा रहा है। इंडिया टीवी CNX के देश की आवाज ओपिनियन पोल का पश्चिम बंगाल में बीजेपी को 37% वोट मिल सकता है, तृणमूल कांग्रेस को 48% वोट जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। लेफ्ट फ्रंट को 5%, कांग्रेस पार्टी को 6%, अन्य को 4%। यहां हम ये मान के चल रहे हैं कि ये अलायंस हो रहा है, मतलब तृणमूल, लेफ्ट और कांग्रेस का वोट शेयर जुड़ रहा है। उस परिस्थिति में अगर आप देखेंगे तो एक बहुत फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन दिखाई देता है और तृणमूल कांग्रेस अपने ही दम पर 48% वोट हासिल करती हुई हमें दिखाई दे रही है। बीजेपी को 37% वोट दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल की 42 सीटें, पिछली बार तृणमूल के पास 22 सीट थी, बीजेपी के पास 18 सीट थी। बीजेपी बढ़ रही है या घट रही है? आपके सामने आ रही सीटें पश्चिम बंगाल की। ओपिनियन पोल के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस एक लंबी छलांग लगाते हुए 22 से 29 पर पहुंचती दिखाई दे रही है। बीजेपी को 6 सीटों का नुकसान बंगाल में हो सकता है।
12 पर आकर सिमट सकता है बीजेपी का आंकड़ा। लोकसभा चुनाव अगर आज हो जाए पश्चिम बंगाल में तो 12 सीटें बीजेपी जीतेगी। 2019 में 18 सीटें जीतने वाली पार्टी को 6 सीटों का नुकसान, और दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी को भी 1 सीट का नुकसान। 2 सीटें कांग्रेस के पास थी, वो 1 सीट पर आ सकती है। हालांकि दीदी को सर्वे से राहत मिली होगी, लेकिन बीजेपी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राहत देने वाली नहीं है। चुनाव में अभी 200 दिन है। करप्शन और दीदी के मुस्लिम प्रेम पर बीजेपी ने बाउंसर फेंकना शुरू कर दिया है। मंदिर के सामने से जाने से उनका मोहर्रम खराब हो गया, या मोहर्रम का ताजिया मंदिर के सामने जाने से मंदिर खराब हो गया। तो ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस डेलिबरेटली हिंदू और मुस्लिमों के बीच फूट डालने के लिए, बंगाल की जो सहिष्णुता है उसको बिगाड़ने के लिए, लोगों को प्रोवोक करने के लिए काम कर रही है। अगर किसी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने उनको बोला होता कि डिमांड किया होता कि आप ऐसे करिए, तब हम मान लेते कि हाँ उन्होंने डिमांड किया है। कोई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है अभी तक ऐसा कोई डिमांड नहीं किया। ये पूरी तरीके से काइंड ऑफ प्रोवोकेशन है जो ममता बनर्जी और टीएमसी खुद करा रही है। चार्जशीट तो हमने अभी तक नहीं देखा, लेकिन जो पता चला है कि उसमें अभिषेक बनर्जी का नाम आया है, और वो जो कालीघाट के काकू जो है सुजय कृष्ण भद्र, और उनके साथ अभिषेक बनर्जी का कुछ रिलेशन वगैरह इसको लेके आया है कुछ नाम। तो ये पूरी तरीके से दिखाता है कि उनका इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि सुजय कृष्ण भद्र तो आम आदमी है, इनके पास ऐसा पैसा लिप्स एंड बाउंड जैसा कंपनी कैसे आएगा। जो सुजय कृष्ण भद्र के पास दिखा जा रहा है, और सुजय कृष्ण भद्र असली में आदमी नहीं है, पीछे कोई दूसरा है। सर्वे में मोदी की सरकार भले बनती दिख रही है, लेकिन सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश की सियासत चौंका रही है। मध्य प्रदेश का ओपिनियन पोल 29 लोकसभा सीटें हैं, इसमें से 24 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती हैं, और अगर आप इंडिया की बात करेंगे तो 5 सीटें इंडिया के खाते में भी जा सकती हैं। हालांकि यहां पर 29 सीटों का अगर ये आप आंकलन देखेंगे और पिछली बार के नतीजों से अगर इसकी तुलना करेंगे तो यहां नुकसान एनडीए को हो रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा गेन इंडिया कर रहा है, ये कहना भी सही नहीं होगा इस तस्वीर को देखते हुए, क्योंकि 29 में से अभी भी 24 सीटों पर एनडीए जो है वो जीत सकता है। दिक्कत यह है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पिछली बार 1 जीती थी, इस बार वो 5 जीत रही है। ग्राफ बढ़ने लगा है। अभी चुनाव में करीब आधा साल बचा है, लेकिन जहां खाता नहीं खुल रहा था वहां खाता कैसे खुल रहा है। 29 में से 5 कैसे आ रहा है, बात इसकी है। इसीलिए मोर्चा खुद चाणक्य ने संभाल लिया है। 2023 का मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव की आज शुरुआत होने जा रही है। पूरे मध्य प्रदेश में हर संभाग में इसी तरह के सम्मेलन होने हैं, और मध्य प्रदेश में सबसे पहला सम्मेलन मेरे मालवा प्रदेश के अंदर हो रहा है। आज मैं एयरपोर्ट से यहां आ रहा था। यहां आप जितने कार्यकर्ता हो, उससे ज्यादा कार्यकर्ता रोड की दोनों ओर खड़े हुए दिखाई दिए हैं। आपका ये जो उत्साह है वो बताता है कि 23 और 24 के परिणाम तय है। 23 में फिर से कमल निशान की भाजपा की सरकार बनने जा रही है, और 24 में 19 में 1 सीट कम रह गई थी। 1 सीट कम रह गई थी ना, 28 आई थी। 24 में 29 की 29 मोदी जी की झोली में डालनी है। अमित शाह इंदौर से मध्य प्रदेश विधानसभा और लोकसभा का चुनाव के अभियान का आगाज करने पहुंचे। विजय संकल्प कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से हजारों कार्यकर्ताओं को प्रचंड जीत का संकल्प दिलाया। इसी इंदौर में कमलनाथ भी मौजूद थे। सुनाएंगे, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि इंदौर पर इतना जोर क्यों है। मालवा निमाड़ की 66 सीटों पर नजर है। कई आदिवासी सीटें हैं। 2018 में बीजेपी का खराब प्रदर्शन था। कांग्रेस को इस इलाके से बहुत उम्मीद है। कमलनाथ जी मौजूद है, हम खुद कमलनाथ जी से बात करते हैं। सर, बड़ा सम्मेलन है इंदौर की 66 सीटों पर, पूरी नजर है कांग्रेस की। सम्मेलन तो सभी बड़े होते हैं जी। मेरा आदिवासी सम्मेलन है। मैं आदिवासी बच्चों की बात सुनना चाहता हूँ। यही नई पीढ़ी है जो मध्य प्रदेश का निर्माण करेगी भविष्य में। तो अमित शाह भी आज आए हैं। अमित शाह आए, उनकी खुशी। चुनाव आ रहा है, सब आएंगे, सब जाएंगे।
आज रुद्राभिषेक किया आपने, अब इसमें बीजेपी का फिर ये कहना है कि चुनाव के समय आप लोग सॉफ्ट हिंदू तो हार्ड हिंदू तो ले आए हैं। देखिए कौन सी सॉफ्ट, उनके पेट में दर्द होता है जब मैं मंदिर जाता हूँ, उनके पेट में दर्द होता है जब मैं पूजा करता हूँ। क्या उन्होंने एजेंसी ली हुई है धर्म की? जी जी जी। मैं हिंदू हूँ, मैं गर्व से कहता हूँ मैं हिंदू हूँ, पर मैं बेवकूफ नहीं हूँ। पाकिस्तान ने भारत में जिहाद का नया मॉड्यूल लॉन्च कर दिया है। पाकिस्तान से अब हथियार की बजाय वीजा और पासपोर्ट भेजा जा रहा है। आईएसआई अब जिहाद में लव का एंगल जोड़कर घुसपैठ करवा रही है। अंजू और नसरुल्लाह की रील में रियल स्टोरी क्या है वो आज हम आपको बताएंगे। अंजू के पाकिस्तान पहुंचते ही उसके लिए खजाने क्यों खोल दिए गए, उसके नाम पर मकान की रजिस्ट्री क्यों कर दी गई, पाकिस्तान के रईसों ने उस पर पैसा लुटाना क्यों शुरू कर दिया, अंजू को नौकरी के ऑफर लेटर क्यों दिए जा रहे हैं और इस सब का इतना एडवर्टीजमेंट क्यों किया जा रहा है, इसको सोशल मीडिया पर ट्वीट रीट्वीट क्यों किया जा रहा है, हिंदू लड़कियों को टैग क्यों किया जा रहा है, पाकिस्तान आईएसआई का अगला प्लान क्या है, अगली लड़की कौन है, इसकी पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नहीं सुननी तो नहीं सुननी। सोशल मीडिया से धर्मांतरण के डर्टी गेम के पीछे कौन? अंजू का ब्रेन वॉश करके फातिमा बनाने का नापाक खेल। पैसे के लालच में फंसाकर इस्लाम कबूल कराने का नया गेम। अलवर से पाकिस्तान गई अंजू पर पैसों और मेहरबानियों की बरसात करने के पीछे पाकिस्तान की साजिश का खुलासा हो गया है। भारत की अंजू को इस्लाम कबूल कराने का पाकिस्तान का घिनौना मकसद सामने आ गया है। सोशल मीडिया के जरिए धर्मांतरण के नापाक खेल की पोल खुल गई है। भारत की अंजू पाकिस्तान जाकर फातिमा बन गई, अपने पाकिस्तानी फ्रेंड नसरुल्लाह से निकाह कर लिया है। ये सच है या फिर किसी साजिश का हिस्सा? वो कौन है जो अंजू के इस्लाम कबूल कराने का ढोल पीट रहा है, उसे अपनी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाकर धर्मांतरण को बढ़ावा दे रहा है? वो कौन है जो अंजू को अपने पति को फोन करवाकर इस्लाम के हक में बोलने को कह रहा है? पाकिस्तान गई अंजू और उसके पति की फोन पर बातचीत के नए ऑडियो से यह साफ हो गया है, अंजू और फातिमा के इस्लाम कबूल करने के पीछे एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। पाकिस्तान में अंजू का इतना ब्रेन वॉश कर दिया गया है कि वो पाकिस्तान से अपने पति को फोन पर धमकी दे रही है, खरी खोटी सुना रही है। 2 बच्चों की मां अंजू ये कह रही है कि वो भारत आएगी और अपने बच्चों को पाकिस्तान ले जाएगी। मतलब साफ है कि मां के बाद बच्चों को भी इस्लाम कबूल कराने की तैयारी है। कुछ भी बके जा रहे हो, कुछ अपने बारे में भी बता दो कि तुम कैसे इंसान हो। अरे मैं क्या बताऊंगा, वो तो नहीं मेरे को नहीं बताना। नहीं सुनना तेरी बात, अब याद आई तेरी फोन, नहीं सुननी तेरी बात अब। नहीं सुननी तो नहीं सुननी। मेरी बात सुन ले। नहीं सुनना। कब से छोड़ रखा है, तू अपने बारे में भी तो बता दे कि तूने मेरे साथ क्या किया है। हाँ तो वो तो ठीक है, जो बताया तूने क्या किया मेरे से, तूने बोलने की वो जरूरत नहीं है, समझ गई कि नहीं? चलो ठीक है, वो तो तू जो हेलो, तू जाके पाकिस्तान में नाच रही है, कूद रही है, वो अच्छा लग रहा है तेरे को? तू पाकिस्तान में नाच रही है, गा रही है, तो बस तू घूम ना, सगाई कर। तू तो सगाई भी कर रखी है, तूने झूठ बोली है, तो झूठ बोल रही है मेरे से। हाँ तो बस रहने दे, अरे रहने दे। अब तो तू कौन है, मेरे को फोन कर रही है, क्यों कर रही है? मत कर फोन, मत कर मेरे को, मत कर फोन। मर जा मेरे लिए, तो तू मर जा मेरे लिए, मर गई है तू, मर जा मेरे लिए बात मत कर तू। हाँ ठीक है,
फैमिली के साथ रही हूँ। हाँ ठीक है जा मर जा तू, वैसे ही तू भी नाचेगी। सुन कुछ दिनों में तू, अरे कुछ दिन में नाचेगी। रुक जा कुछ ना तू रहने दे, तेरी छानबीन सब हो जाएगी। रुक जा मेरे पास, रुक जा तू लाइट आके झूठ का बोल रही है ना, मैंने ये किया, मेरा साथी है। नहीं सुननी ना तो बस रहने दे, तू रहने दे। बच्चे मेरे हैं, मेरे साथ ही रहेंगे, तेरे साथ कोई नहीं रह रहा। सुन, बच्चे के लिए आ रही है ना, नहीं आ पाएगी। बच्चे पैदा कर सकती है तू वहाँ बच्चे, तू कोई बात नहीं है। बच्चे सुनो, बच्चों को तू पैदा कर सकती है वहाँ पे पैदा कर सकती है। जब नया बच्चा लेना यहाँ। जिस पाकिस्तान में गरीब मुस्लिम दाने दाने को मोहताज है, वहाँ अंजू पर इतनी मेहरबानियां क्यों हो रही हैं? पाकिस्तान के एक बिजनेसमैन ने अंजू को अपनी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बैठे बैठे ऊंची सैलरी देने का ऐलान किया है। इतना ही नहीं, एक फ्लैट और फिर 50,000 का चेक भी तोहफे में दिया गया है। ये सब क्यों किया जा रहा है, आप खुद सुनिए, समझ में आ जाएगा। तो उसका दिफा करना हमारा हक होता है, अवलीन तरजीह होती है। तो लिहाजा हुकूमत को भी इनको सपोर्ट करना चाहिए। और बाकी हमारे पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोग हैं जिनके पास बेताशा पैसा है, तो इस बच्ची को कभी ये फील ना हो कि ये किसी ऐसी जगह पे आ गई या किसी ऐसे मजहब में आ गई कि जहाँ इसका कोई अपना नहीं है, बल्कि इसकी इतनी अच्छी फीलिंग्स हो कि इसको देख के बेतहाशा लोग मुसलमान हूँ, इस्लाम की तरफ कन्वर्ट हूँ। तो मैं गुजारिश करूंगा बाकी तमाम अदर सोसाइटीज से भी और इदारों से भी कि वो भी इनको बैकअप करें जितना हो सकता है। हम इंशाल्लाह, अभी मैंने इनको ऑफर भी किया कि PSG की तरफ से अगर इनका यहाँ पे जो लीगल मामलात हैं वो क्लियर हो जाते हैं तो हम इनको एज ए एम्बेसडर लेंगे इंशाल्लाह। इनको रेगुलर सैलरी ऑफर करेंगे, मंथली सैलरी यहाँ घर बैठे हुए इनको हम इंशाल्लाह देंगे। पहली बात तो ये है कि हम इनको अपनी तरफ से, हमारा जो ग्रुप है PSG, हमारी 12 कंपनीज हैं अल्हम्दुलिल्लाह, डिफरेंट प्रोजेक्ट है हमारे, हम तो भरपूर बैकअप करेंगे। जिस तरह मैंने आपको कहा कि हम उनको रेगुलर सैलरी तक देने के लिए तैयार हैं, उनके यहाँ के डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो जाएं अंजू के। नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे इंशाल्लाह तो हम अपने साथ बहुत सारी सोसाइटीज मालिकान को और बहुत सारे लोगों को लेके आएंगे। ये मैं आपसे आज मीडिया के सामने ये कहता हूँ कि इंशाल्लाह इनको कम अज कम माली तौर पे कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। पाकिस्तान के जाल में अंजू कैसे फंसी, कैसे अंजू का सोशल मीडिया पर ब्रेन वॉश किया गया, फैमिली और पति को कभी भनक क्यों नहीं लगी। अंजू ने पाकिस्तान जाकर अपने पिता तक से ये कह दिया कि वो उनके लिए मर चुकी है। चाहेंगे अभी अपनी वाइफ के लिए? वाइफ के लिए मैं क्या कहूँ, वो अपनी मर्जी से गई, आना चाहती तो आए, और जो बच्चे कहेंगे वो करूंगा मैं। तो उसका ये कहना है कि मुझे यहाँ थ्रेट हो सकता है। उसको तो पाकिस्तान जाते समय नहीं याद आएगा, थर्ड हो रहा है वहाँ भी हो सकता है। तो उस टाइम से ज्यादा याद नहीं है कि थ्रेट हो सकता है उसको। तो अभी मतलब उसका पहले कोई कनेक्शन भी सामने आया था क्या? मेरे से तो कोई कह रहे हैं, उससे वो पता नहीं किससे कनेक्शन क्या है, मेरे को नहीं पता इस मामले में। तो मतलब कभी कोई दुबई कनेक्शन सामने आया उसका, कोई आपकी नॉलेज में हो? कुछ नहीं, कुछ कोई नॉलेज नहीं। जब पाकिस्तान का नॉलेज नहीं तो दुबई का क्या नॉलेज रखो। तो अगर वो आ भी जाती है तो फिर क्या करेंगे? आएंगे तो बच्चे डिसाइड करेंगे, मैं नहीं कर सकता। तो बच्चों की तरफ से उसको कोई मैसेज गया है? नहीं गया है, अभी तो तक तो नहीं गया। जब से मंडे से कोई डिस्पैच उसका नहीं गया। मंडे से कोई नहीं गया? कोई बात नहीं। उससे पहले कोई बात हुई बच्चों की उससे? कोई बात नहीं हुई बच्चों से। तो आपके पास कॉल क्यों आया था उसका? वो मीडिया वालों को बताया था इस वजह से। अच्छा, नाराज क्या कह रही थी आपसे? अब क्या रही तो समझ सुनाई नहीं दिया हमारी दोनों बातों में, क्या हुआ क्या नहीं कहा। तो क्या नाराजगी जाहिर कर रही थी? आपने क्यों बताया मेरे बारे में ऐसा कुछ? उसके बारे में मैंने बुरा क्या बताया? मैं तो सही बताया, बुरा क्या बताया? तो उसको पाकिस्तान में घर मिल गया है, उसके निकाह कर लिया है उसने, तो आपको क्या लगता है क्या मतलब? कुछ भी करे, उसने निकाह किया है, क्या किया है मेरे को नहीं पता, वो जानती है। जब आएगी तो पूछ लेना आप। तो आप तो बच्चों पर निर्भर हैं? मेरे बच्चे नहीं रहे, मैं बच्चों पर निर्भर हूँ, बच्चे मेरे पर निर्भर है। डेली मेरी लड़की से बात होती है। को पता नहीं चला उसने कब क्या बनवाया कुछ, है ना? बस वीजा का पता, पासपोर्ट का पता, वीजा का नहीं पता। अंजू के मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह आई है कि जांच एजेंसी को पता चला है कि अंजू पाकिस्तान के नसरुल्लाह से पहले दुबई में किसी शख्स के संपर्क में थी। नसरुल्लाह से ज्यादा बातें अंजू दुबई के उस शख्स से कर रही थी
तो क्या दुबई में ही बैठा वो शख्स अंजू को इस्लाम अपनाने के लिए उकसा रहा था? 2 बच्चों की मां अंजू को पाकिस्तान जाकर मुस्लिम से निकाह करने के लिए गुमराह कर रहा था, क्योंकि अंजू ने अपने वीजा के एप्लीकेशन में पाकिस्तान जाकर नसरुल्लाह से निकाह करने की बात लिखी थी। मतलब ये कि हिंदू अंजू को पाकिस्तान लाकर इस्लाम कबूल कराने की स्क्रिप्ट दुबई में लिखी गई। सोशल मीडिया पर चल रहे नसरुल्लाह के वीडियो को सुनिए, जिसमें अंजू और नसरुल्लाह की लव स्टोरी की कलई खुल गई है। नसरुल्लाह इस वीडियो में कह रहा है कि अंजू से निकाह करने के पीछे उसका सिर्फ एक मंसूबा है, वो है अंजू को इस्लाम में कन्वर्ट कराना। ऐसा करने से उसे नौकरी मिलेगी। पाकिस्तान में अंजू और नसरुल्लाह की शादी का वीडियो पूरी दुनिया में वायरल किया जा रहा है। प्री वेडिंग शूट से लेकर दावत वलीमा का वीडियो पाकिस्तान के साथ सारी दुनिया में सर्कुलेट किया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या अंजू अब वापस भारत लौटेगी, क्योंकि वीजा दस्तावेजों के मुताबिक उसे 20 अगस्त को वापस लौटना है। अब इस कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। जब अंजू भारत से पाकिस्तान गई थी तो अंजू ने वहां पहुंचकर कहा था कि वो इस्लाम कबूल नहीं करेगी। तो क्या पाकिस्तान में अंजू अपनी मर्जी से फातिमा बनी या उसे जबरन बनाया गया? और अगर फातिमा बनी अंजू लौटी है, क्या अरविंद उसे वापस अपनाएंगे? वो अगर वापस आती है तो क्या आप उनको एज इट इज एक्सेप्ट करेंगे? बच्चे बताएंगे। बच्चों को जब ये पता चला कि मदर ऐसे चली गई है तो बच्चों का क्या रिएक्शन था? बच्चों को तो ये लड़की कह रही बैग वैग बाहर रख दूंगी। पुलिस में आपने क्या कंप्लेंट वगैरह की? कुछ नहीं किया सर, कल ही पता चला मेरे को। लेकिन अब मैं पर्सनली आपसे पूछूं कि आपने लंबा साथ उनका बिताया है और वाइफ है आपकी, जो भी उन्होंने ये किया है, क्या आप उसको आगे किस तरह देखते हैं? मैं तो देखो फैमिली के हिसाब से चलता हूँ, ठीक है, फैमिली के हिसाब से चलता हूँ। देश की राजधानी दिल्ली में जो तांडव हुआ, जो बवाल मचाया गया, क्या वो प्री प्लान था? मुहर्रम के जुलूस की आड़ में क्या दिल्ली को दंगे में झोंकने की साजिश की गई, जिसकी कथा, पटकथा और संवाद पहले से लिखे जा चुके थे और डायरेक्टर का एक इशारा मिलते ही बवाल शुरू कर दिया गया? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे इस रिपोर्ट में। पत्थरबाजी, तोड़फोड़, और भगदड़। मुहर्रम के जुलूस के बहाने दिल्ली में दंगे की साजिश की गई। दिल्ली में एक बार फिर दंगाइयों ने कहर बरपाया। मुहर्रम के जुलूस से निकली भीड़ ने नांगलोई में जमकर उत्पात मचाया और एक बार फिर दिल्ली को दंगे की आग में झोंकने की कोशिश की गई। दंगाबाजों का प्लान पहले से रेडी था, स्क्रिप्ट तैयार थी, बस इंतजार था डायरेक्टर के एक्शन बोलने का और एक इशारा मिलते ही हंगामा शुरू हो गया। इस बवाल की शुरुआत मुहर्रम के ताजिया जुलूस से हुई, जिसमें 10,000 से अधिक लोग शामिल हुए। नांगलोई तक सब कुछ सही तरीके से चल रहा था, लेकिन ताजिए का जुलूस सूरजमल स्टेडियम पहुंचते ही भीड़ को भड़काने वाला प्लान एक्टिवेट कर दिया गया। पुलिस के साथ तय रूट से अलग ट्रैक पर जाने की डिमांड होने लगी और भीड़ को स्टेडियम के अंदर घुसने के लिए उकसाया जाने लगा। रूट चेंज करने से जब पुलिस ने रोका तो दंगाई भड़क गए और पुलिस की टीम पर ही पत्थरबाजी शुरू कर दी। फिर क्या, पत्थरों की बारिश से पूरा इलाका दहल गया। दंगाई लाठी डंडे और तलवार जिसे जो मिला उसे लेकर अटैक करने लगे, जिसके बाद पूरे इलाके में माहौल बिगड़ गया। लगभग 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है और हम ठीक उसी जगह पर मौजूद है जहां नांगलोई में ये पूरा दंगा होता है। और यहाँ के आप हालात देखिए, ये महाराजा सूरजमल स्टेडियम मेट्रो स्टेशन है और ठीक इसके नीचे सामने की तरफ आप देखेंगे महाराजा सूरजमल स्टेडियम है,
जिसके अंदर घुसने की कोशिश जो है वो ताजी के जुलूस में जो लोग थे वो इसके अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। जब पुलिस उनको रोकने की कोशिश करती है तो उसी दौरान उसी भीड़ में से जो लोग थे वो पत्थरबाजी पुलिस के ऊपर करते हैं, पुलिस की कई गाड़ियों को तोड़ते हैं। इसके अलावा जितनी भी गाड़ियां, बसें, जो भी वाहन सामने आते हैं उनमें तोड़फोड़ की जाती है। और यहाँ आप देखेंगे कि जो महाराजा सूरजमल स्टेडियम है उसके बाहर पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया गया है और अंदर भी आप स्टेडियम के देखेंगे इस समय भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो यहाँ पर तैनात की गई है। और यही वो स्टेडियम है जिसके अंदर घुसने की कोशिश जो है वो ताजिए के अंदर जो लोग शामिल थे वो इसके अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस उनको रोकती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग ये पूरे स्टेडियम के बाहर की गई थी ताकि कोई भी जो जुलूस के अंदर शामिल लोग हैं वो स्टेडियम के अंदर ना जा सके। लेकिन जब ये लोग जिद करते हैं, पुलिस उनको रोकती है, उसके बाद ये लोग पत्थरबाजी शुरू कर देते हैं। दंगाइयों ने डीटीसी बसों को भी निशाना बनाया। बसों पर पत्थर बरसाए गए। एक तरफ बाहर से पत्थर बरस रहे थे और अंदर लोग खौफजदा बैठे थे। वो एक एक पल उनके लिए कितना भारी था वो इस वीडियो में देखिए। नीचे बैठ जाओ, नीचे 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 बैठ जाओ, नीचे नीचे। अरे गेट खोलने कह रहा हूँ। ये देखो पत्थर मार रहे हैं, ये देखो पत्थर ही पत्थर मार रहे हैं। ये देखो तोड़ दिया शीशा। चलो 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 बैठ जाओ, बैठ जाओ। गाड़ी का शीशा तोड़ दिया है। चलो उस्ताद चलो, चलो उस्ताद चलो, चलो उस्ताद। उधर आओ, बैठ जाओ नीचे, पीछे पीछे हो जाओ थोड़ी थोड़ी। नीचे नीचे सब नीचे हो जाओ, नीचे हो जाओ, सब नीचे हो जाओ, नीचे हो जाओ, सब नीचे हो जाओ, सब नीचे हो जाओ, सब नीचे हो जाओ, सब नीचे हो जाओ, बड़े नीचे हो जाओ। जल्दी निकालो, जल्दी 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 निकालो। गाड़ी किस तरह रोके मत भाई, भाई थोड़ा पीछे हो, भाई थोड़ा पीछे हो, हल्का सा पीछे हो, मेरे देखो पीछे हो जाओ। नीचे हो जाओ, सब नीचे, सब नीचे हो जाओ, सब नीचे रहो, सब नीचे रहो। चश्मदीदों के मुताबिक हजारों की तादाद में दंगाई आए थे। उनके लिए ट्रक भरकर पत्थर लाए गए थे और फिर सोची समझी साजिश के तहत हमला कर दिया गया। बड़ी संख्या में पत्थरबाजी थी। इनका पूरा ट्रक आया था पत्थर का। ये पूरे ट्रक में कम से कम 10-12 लड़के थे। वहां से वो पत्थरबाजी कर रहे थे पीछे वाले रोड से। वहां से उन्होंने पत्थरबाजी करी और काफी पुलिस वालों को चोट आई है, काफी पब्लिक को चोट आई है। पुलिस वालों ने कई बंदों से उन्होंने तलवार छीन छीन के यहाँ फेंकी है और किसी से चक्कू था, किसी के पास तलवार थी, किसी के पास डंडे थे, उन सब से छीन के यहाँ रखी गई थी। पुलिस वालों की गाड़ी के अंदर थी, वो उन्होंने जमा कर ली थी अपने पास। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।